wonderful souls, welcome to the fourth episode of Vikashvani, where inspiration meets your souls and ignites your spirit. Whether you're in your morning commute, your evening wind down, or just feeling a dose of positivity, Vikashvani is your go-to destination for all this. Welcome to today's podcast, where I, your host, Sashwati, is privileged to engage with the paragon of educational reform and innovation. We are honored to host Sri D. Murli Krishna Sir, the esteemed former founder of Vikash Group of Institutions and present founder of Krishna Vikash Group and Schools. He stands at the forefront of educational excellence and innovation, embodying a profound commitment to reshaping academic paradigms and fostering a transformative learning environment. His strategic vision and relentless pursuit of educational advancement have set surely a new benchmark. Not only is this, he is also an educationist, a healthcare provider, social entrepreneur, activist, politician, and philanthropist. This is a conversation you would surely not want to miss. So I welcome you to our Vikashvani podcast. Thank you so much, Saswati. It's my great pleasure to be on Vikaswani, and Yes, I sir. wish you and your team all the best Yes, to achieve the goals that you have set for yourself. And hope your Vikaswani is going to be a tool where voice of the people of Kalahandi and the state. Thank you so much for inviting me. yes, sir. Shall we start, sir? Yeah, please. सर हमने सुना है कि आपका बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण और चुनौतीपूर्ण रहा है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने उन चैलेंजेस को कैसे पार किया है देखिए, हर किसी का जिंदगी तो एक चुनौतीपूर्ण होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बट मैं उसको चुनौतीपूर्ण तो नहीं कहूंगा, चैलेंजेस कहूंगा, क्योंकि चुनौतीपूर्ण हर कोई नहीं लेते। तो ये इस बार माई चॉइस टू टेक इट एज एन हर्डल्स, एंड मैंने उसको बचपन से ही, क्योंकि मैं एक ही चीज हमेशा माना हूँ कि मैं सबसे पहले अपने पिताजी को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटी सी किसान के परिवार से जन्म लेते हुए, एक छोटे से किसान होते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका अंदर एक जज्बा थी। शायद उनकी एक छोटी सी सोच आज मुझे और हमारी पूरी परिवार की जो तकदीर बदल गई, क्योंकि उनका सोच था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं। तो उनको मैं आज आभार व्यक्त करता हूं आपके माध्यम से। और साथ साथ मैं चैलेंजेस जो है, मैं हमेशा एक चीज माना कि जिंदगी में जब भी कुछ करते हैं तो एक ही चीज मकसद होना चाहिए कि हम अपने से ज्यादा औरों का भलाई कितना कर पा रहे हैं। अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ इजी होती है। और जहाँ तक क्योंकि मैंने अपने पिताजी को कम उम्र में हमने खोया है, हम चारों भाइयों ने, तो कहीं ना कहीं उनका एक प्रेरणा थी। और क्योंकि मैंने एक जरूरी था, समय के हिसाब से मुझे पढ़ाई को छोड़ के पिताजी के जो काम को जो अधूरा छोड़ के गए थे, उस बड़े भैया को हाथ बटाने के लिए मैं अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस भी किया। और साथ साथ वो जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का आधा अधूरा आपकी जिंदगी में आप उसको छोड़ के पिताजी की जो खेतों में जो काम करते थे उसको आप करने लग जाएंगे, तो डेफिनेटली जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। उसी सीख के साथ जिंदगी में जो भी चैलेंज आया, उस चैलेंज को मैं स्वीकार किया। यस सर सर आपके यहाँ तक की जर्नी में आपके फैमिली का कितना योगदान रहा या यूं कहें कि उनसे आपको कितना सपोर्ट मिला है नहीं, मैं एक चीज मानूंगा, बिना परिवार का सपोर्ट कुछ नहीं होता। मैं जैसे कहा, पिताजी का एक बहुत सोच थी, उस वक्त की सोच कि बच्चे पढ़ाई का इम्पोर्टेंस समझना, और उनकी सोच को मेरी जो माँ है उनको समर्थन देना। और जब मैंने आपको कहा पिताजी हम भाइयों के कम उम्र में गुजर गए, तो उसके बाद बड़े भैया के साथ मिलके हमने जिस प्रकार की काम उनको हाथ बटाया, और साथ में जब मैं कुछ जिंदगी में अपने हिसाब से कुछ करने के लिए जो सोचा, तो जो बड़े भैया का जो उनका जो समर्थन था, सपोर्ट था, और जो एंकरेजमेंट था, शायद उसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और साथ साथ फिर हर किसी का परिवार होता है। तो अभी मैं इस करीब 22 साल के सफर में मैं आज इस मुकाम में पहुंचा हूं, तो कहीं ना कहीं माय बेटर हाफ वाइफ, उनका सैक्रिफाइसेस जितने भी
मेरे लिए नहीं, पूरी संस्था के लिए की है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो राइट फ्रॉम दादाजी लेकर पिताजी, बड़े भैया और मेरी वाइफ और अभी बच्चे, हर किसी का सपोर्ट में जो भी किया उसमें सपोर्ट रहा। बिना सब परिवार का सपोर्ट अब कुछ नहीं कर सकते। यस सर। सर एज ए एजुकेशनिस्ट अपने एजुकेशन और शिक्षा को एक नया डायरेक्शन जरूर दिया है, तो इस दौरान आपके सामने ऐसी कोई चुनौती आई या ऐसा कोई चैलेंज आपने फेस किया जिसे आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? देखिए, एक चीज है कि मैं जो कुछ भी चैलेंजेस, मेरे लिए हर स्टेप एक चैलेंज थी, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि हमारा परिवार में हम भाइयों का पीढ़ी पहला पीढ़ी है जो एक डिसेंट एजुकेशन पाई, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी या फिर माताजी कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं थे। ऑलमोस्ट हम कहें कि अनपढ़ थे, तो शायद इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी जो है सिर्फ दस्तखत करने जानती है। और साथ साथ ना हमारा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, क्योंकि ना हम लोग क्योंकि छोटे से परिवार से थे। और लेकिन एक सोच थी पिताजी की, और शायद उन्हीं से प्रेरित होते हुए मैंने हमेशा सोचा कि हम लोग कुछ, हमारे साथ साथ समाज का भलाई हो, उस चीज को हम जब मैंने सोचा तो इसको लेके आगे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एजुकेशन में आने का जो है, क्योंकि पिताजी का एक सोच हम परिवार को, हमारा परिवार को बदला, तो मुझे लगा कि हम अगर इस पश्चिम उड़ीसा में जो एजुकेशन को लेके बहुत बड़ी एक वैक्यूम थी, जो लोग बड़े बड़े शहरों में जाके पढ़ा करते थे, तो मैं वहीं से प्रेरित लिया कि समाज में हर समाज में बहुत सारी समस्या होती है। समस्या के समाधान करना मेरा शायद एक जो जहां से प्रेरणा मिली, एजुकेशन ट्रस्ट चालू करने का, बाद में हेल्थ केयर में आने का, या फिर अभी टूरिज्म में भी हम लोग एंटर किए हैं। तो एक ही मकसद है कि समाज का समस्या को पकड़ो, समाधान करो, और उस समाधान में ही आपके लिए, आपकी भलाई, आपके लिए, आपके परिवार के लिए भलाई के लिए भी कुछ वहां रखा होती है। तो एक सोच के साथ हम एजुकेशन, हेल्थ और टूरिज्म में एंटर किए। यस सर। सर आपको इस एजुकेशनल फील्ड में आने के लिए किस चीज से इंस्पिरेशन मिली या फिर किस इंसान से मोटिवेशन मिला है? देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज मानता हूं कि मैं ऐसे व्यक्तित्व हूं कि जहां हर कोई, ये सरकार ने ये काम नहीं की, ये सरकारों के काम है, गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया, तो हम लोग कमेंट करना एक आम इंसान का एक माने एक रेगुलर एक अफेयर होती है। लेकिन मैं हमेशा पूछा हूं कि ये क्यों नहीं हो सकता। तो हर चीज जो है, अगर मान लीजिए, सबसे बड़ा प्रेरणा थी इस एजुकेशन में आने का कि अगर बहुत महाराष्ट्र जैसे स्टेट, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स, डाउन साउथ जितने भी स्टेट्स हैं भारत में, इसमें अगर एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन अच्छा हो सकता है, तो अपना उड़ीसा में क्यों नहीं हो सकता। ये जो वाई वाला जो क्वेश्चन है ना, कि हमेशा जो आइंस्टाइन जो कहते हैं कि एप्पल नीचे पढ़ते हुए सब कोई पूछते हैं, लेकिन क्यों पढ़ा, क्यों नहीं पूछते, वैसा ही है कि वाई का समाधान खोजते हुए शायद मैं प्रेरित हुआ एजुकेशन में आने के लिए। और आज खुश भी लगता है कि आज विकास की जो, सिर्फ विकास ही नहीं, विकास जैसे बहुत सारे संस्था आज पश्चिम उड़ीसा के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आज अच्छे अच्छे स्कूल्स खुल गए हैं। विकास का है या फिर और कोई संस्था का है, लेकिन आज ओवरऑल एजुकेशन में सुधार आ गया है। लोग आजकल बाहर नहीं जाते, अपने अपने शहरों में पढ़ते हैं। शायद विकास के साथ साथ हम समाज का भी भलाई किए हैं, ये इसी में खुश लगता है हमेशा। डेफिनेटली सर। सर ये जो आपकी जर्नी रही है, ये बहुत श्योर उतार चढ़ाव से भरी होगी। तो जब कभी भी आप डिमोटिवेट हुए हैं या फिर आपने खुद को हारा हुआ पाया, तो आपने उस हार को जीत में बदला है। ये जज्बा आप में कहाँ से आया, इसके बारे में हमें कुछ बताइए सर। देखिए, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। बस मैं जब 20 साल के मेरे सफर में मेरा आंख के सामने सिर्फ एक ही था, वो था विकास। विकास का अलावा मेरा आंखों सामने में ना मेरे परिवार दिख रही थी, ना मेरे बच्चे मुझे दिख रहे थे। मैं निस्वार्थ होकर इस संस्था के लिए काम किया, और कहीं ना कहीं वही एक प्रेरणा थी। और जब कोई एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो उतार चढ़ाव निश्चित जरूर आते हैं, और जब उसी उतार चढ़ाव में उसका एक ही उसका सोल्यूशन है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। हम जब चालू किए थे कुछ नहीं था, और समय के साथ बहुत सारे इश्यूज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, हर्डल्स आते हैं। तो भले ही कुछ आज के हिसाब से वो क्राइसिस लग सकता है, लेकिन आपका 20 साल का जो एक्सपीरियंस है,
जिसको लेके आप इतनी दूर जो सफर किए हैं, उसको अगर याद करते हैं तो आज की क्राइसिस कुछ नहीं है। वही एक प्रेरित करती है आगे और अच्छा करने के लिए। सर आपने कहा कि आपके 20s में आपका मकसद सिर्फ विकास था। मैं पर्सनली जानना चाहूंगी सर, आपने ये नाम क्यों चुना पर्टिकुलरली विकास? सिर्फ देखिए, ऑनेस्टली मैं कहूँ इसका दो कारण है कि विकास इज डेवलपमेंट। यस सर। और आज देखिए हम लोग, मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ कि जो जो विकास संस्था ने पिछले 20 साल में की है, वी ऑलवेज, हम लोग उसको फोर्स ही किए हैं, मतलब आगे हमको दिखता है क्या होने वाला है। आज विकास की जो क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात करें, सेटअप की बात करें, उसके साथ साथ जो नाम आज है, सिर्फ हमने नामकरण नहीं किया है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब जब बात करते हैं विकास के बिना उनको मुंह से बात नहीं निकलती। तो विकास में बहुत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो शब्द ही प्रेरित करती है आगे अच्छे करने के लिए। तो एक डेवलपमेंट थी। पिताजी का नाम वीरराजू वी से चालू होता था, तो मुझे लगा और विवेक का नाम वी से था, भास्कर जी के बच्ची का नाम वैष्णवी था, तो कहीं ना कहीं वी एक नाम जुड़ रही थी, तो विकास के साथ चले गए आगे। यस सर। सर आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, तो फिर आज जब अक्सर पॉलिटिक्स को एक नेगेटिव परसेप्शन से देखा जाता है, आपने पॉलिटिक्स में आने के इस चीज को, पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको क्या इंस्पायर किया? देखिए, सबसे बड़ा मुझे राजनीति में आने का जो सबसे बड़ा जो प्रेरणा मिली, वो मिली मुझे अटल भाई बिहारी वाजपेयी जी से, अब्दुल कलाम जी से। अब्दुल कलाम जी हमेशा एक ही बात कहते थे कि जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, हम राजनीति और राजनीति करने वालों को अगर गाली देंगे उसका कोई समाधान नहीं होता। तो समस्या दिखी मुझे लगा कि जब तक कोई ना कोई इसमें नहीं जाएंगे, अच्छे लोग नहीं जाएंगे, जो विजनरीज नहीं जाएंगे, तो तब तक मुझे नहीं लगता कि हम राजनीति को, कोई किसी का हक नहीं है राजनीति में जो करने पॉलिटिशियंस को गाली देने का या फिर कमेंट करने का। तो ये एक प्रेरणा थी। दूसरा सबसे बड़ा प्रेरणा थी राजनीति में कि विकास एक सेल्फ सस्टेन मॉडल है। विकास संस्था आज जहां जहां भी है, वो विकास की बात करें या फिर आज कृष्णा विकास की बात करें, ये कंप्लीटली सेल्फ सस्टेन प्रोजेक्ट है। एकमात्र संस्था, इतनी बड़ी संस्था जो ना जमीन, ना कोई अनुदान, ना सरकारी या फिर कोई एजेंसी से लेके सेल्फ सस्टेन हुई है। तो एक अपने एक विजन के साथ मैंने आज इतनी दूर इसको लेके आया। मैंने 2 साल पहले तक विकास को और 2 साल से कृष्ण विकास को। तो कहीं ना कहीं अगर इसी विजन के साथ हम काम करें और इस विजन अगर सरकारी मशीनरी साथ आ जाए, तो शायद हम अपने इलाके के लिए बहुत कुछ काम कर सकते हैं। इसी मकसद के साथ मैं प्रेरित हुआ और राजनीति में आया कि हम लोग अपने विजन के साथ, सरकारी मशीनरी के साथ अगर लोगों के लिए कुछ काम कर पाए, उससे अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं एक पैशन ड्रिवन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द लोकेलिटी है आज विकास है। तो वो एक प्रेरित थी राजनीति में आने की। सर आज के यंग स्टूडेंट्स यानी हमारे बीच पॉलिटिक्स को लेकर बहुत नेगेटिव चीजें हैं, क्योंकि वो करंट लीडर्स के एक्शंस को देखकर हम डिस्करेज्ड होते हैं। ऐसे में आप मुझे एक स्टूडेंट के रूप में ऐसा क्या एनकरेज करेंगे कि मैं पॉलिटिक्स में शामिल हो जाऊं? क्योंकि सर एज वी ऑल नो, हमारे देश को इस वक्त एक अच्छे लीडर की सख्त जरूरत है। सर तो एक चीज मैं बताऊं कि देखिए, सबसे बड़ा चीज, आज हम राजनेता को गाली देते हैं फिर कमेंट करते हैं। इसमें सुधार सोसाइटी में आना जरूरी है, वोटर्स में आना जरूरी है, सिटीजन में आना जरूरी है। आज राजनेता जो एक्ट करता है इसलिए मजबूर हो रहा है, कहीं ना कहीं जनसाधारण का उसका एक्सपेक्टेशंस हुआ है। नजदीक से मैं राजनीति को देख रहा हूँ। तो हम जैसे और आप जैसे यंग जब सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन विल कम इनटू पॉलिटिक्स, तो क्या होगा उसके बाद, हम एक अवेयरनेस ड्राइव करेंगे सोसाइटी में, भैया कि पॉलिटिक्स इज नॉट मेंट कि भाई किसी एक व्यक्ति का भलाई हो, समाज का भलाई हो, और लोग उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस, ऐसे एक्सपेक्टेशंस ना रखें। कि मैं आज राजनीति के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं वो उदाहरण दूंगा। आज कितना पैसा खर्चा हो रहा है इलेक्शनरिंग में। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ सीमा तय की है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या इतना पैसा में हो जाता है क्या? ये ओपन सीक्रेट, इतना पैसा में होती नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं जनसाधारण को लगता है कि 5 साल में एक बार त्योहार आ रहा है, इस त्योहार में कुछ पैसा
कुछ विभिन्न तरीकों से पैसा आ जाए, जिसमें से उनका पांच उस पल का खुशी के लिए वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, जो राजनेता करता है। राजनेता लाएगा कहाँ से? हम 5 साल फिर राजनेता गाली देते हैं। तो सबसे पहले चीज, यंग मास को मैं अपील करूंगा, राजनीति में आइए, लोगों को अवेयर कीजिए। स्वच्छ भारत 70-75 साल तक भारत में नहीं हुआ, आज तो हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जब एजुकेटेड यंग मास जब राजनीति में आएंगे, लोगों के अंदर एक परिवर्तन लाएंगे कि एक बिना पैसा खर्चा करके इलेक्शन, कम से कम पैसा खर्चा करके जब इलेक्शन लड़ा जाएगा, और इसके लिए ये अवेयरनेस ड्राइव पब्लिक से आना जरूरी है। जब वो यंग मास कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर राजनेता का गाली देने की कोई जरूरत नहीं है, और अच्छे अच्छे लोग रहेंगे और देश एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगी। और इसमें मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि यंग मास जो है राजनीति, आज बहुत ही ट्रांसपेरेंसी आ गई है राजनीति में। पहला समय था बहुत सी चीज पता नहीं चलती थी, आज सब कुछ ट्रांसपेरेंट है इतनी टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में। तो मुझे तो पूरा उम्मीद है कि यंग मास आना चाहिए राजनीति में, और आके एक नई दिशा, एक नई विजन के साथ, एक नई व्यू के साथ इस राजनीति को देखना चाहिए। तो जरूर आई थिंक राजनीति और नहीं रहा, बहुत ही प्रोफेशनल हो चुका है अभी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में यंग आप जैसे बहुत लोग आएंगे और इस देश के भविष्य को बदलेंगे। जी सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, आप लोगों की सेवा करते आए हैं, या यूं कहें कि समाज की सेवा आपका एक लक्ष्य रहा है। वो चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर कोविड-19 जैसे पैंडेमिक में जूझ रहे लोगों को अपने हॉस्पिटल में इलाज करवाना है। क्योंकि वेस्टर्न ओडिशा में मेडिकल फैसिलिटी तो इतनी स्ट्रांग नहीं है सर। आपके विकास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की वजह से बहुत लोगों की जान बच गई है, और अब तो आपने पॉलिटिक्स में आकर पूरे देश की सेवा का भी विचार किया है। तो सर, इतना सब कुछ करने का मंत्र क्या है? देखिए, मैं आपको कहा कि मैं हमेशा जो करता हूँ निस्वार्थ होकर करता हूँ, अपने खुद की कुछ स्वाद उसमें देखता नहीं, और हमेशा समाज के भलाई का सोचना, समाज के बारे में सोचना। एक समय से, बचपन से मेरे अंदर एक पेरेंट्स आई हुई ही एक आशीर्वाद कहिए, भगवान का आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ करने का मेरे एक अंदर एक जज्बा जो बचपन से थी। आपको याद होगा कि स्वच्छ भारत अभी हम बात कर रहे हैं, मैं जब क्लास 6 में जब बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, अपनी बोर्डिंग स्कूल में, तो एक ऐसे हम लोग स्कूल के में, आप भी आज के डेट में देखते होंगे बच्चे क्या ना चॉकलेट रैपर्स या फिर कोई भी पेपर्स हम लोग फोल्ड करके उसको मोड़ के खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। अब क्लासरूम बाउंड्री के बाहर कागज पड़ी रहती थी। यकीन करेंगे, मैं जो बात कर रहा हूँ आपका 1980 दशक की बात कर रहा हूँ। तब मुझे एक बार खराब लगा कि क्या हो रहा है, हम अपने स्कूल को साफ नहीं कर रहे हैं। एक फाइन संडे मॉर्निंग मैंने खुद अपनी, ये अभी भी याद है, हॉस्टल बिल्डिंग के बगल में कोई डस्टबिन हुआ नहीं करते थे उस वक्त, तो मैंने अपनी पावड़ा, जानते हैं ना जो हम लोग खोदते हैं जमीन को, उस पावड़ा को लेके मैंने एक छोटा सा गड्ढा किया। 2 घंटा कुछ लगा मुझे गड्ढा किया, फिर मैं अपने 2-4 दोस्तों के साथ मिलके हम उस पूरा पेपर को उठा के लेके उस गड्ढा में फेंक के आए। तो मेरा बोलने का मतलब, ये कुछ चीजें हैं जो भगवान की एक तो कुछ कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग रहती है। तो इस प्रकार समाज में कुछ दिक्कत हो, मैं देख नहीं पाता, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, जिसकी वजह से शायद मैं फ्री एजुकेशन भी बच्चों को बहुत कुछ अपने विकास में भी हम लोग दिया है करते थे, अभी भी चल रहा है। फ्री स्कूल्स भी किए हैं। लायंस हॉस्पिटल में 2016 से हम फ्री कैटरेक्ट भी कर रहे हैं। और विकास हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ओनली प्राइवेट हॉस्पिटल इन उड़ीसा या फिर इंडिया में प्राउडली कहूंगा, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, मतलब बहुत सारे ऐसे सोशल मेंशन साथ किए हुए हैं, टाटा मेमोरियल हो गया या फिर और भी हॉस्पिटल जो फ्री करते हैं, बट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हर सैटरडे फ्री ओपीडी करना शायद विकास हॉस्पिटल बरगढ़ ही किया है। तो बस एक ही कि समाज को हमारे साथ साथ समाज का भलाई हो। मैं एक चीज हमेशा जब स्कूल आता हूँ तो बरगढ़ में स्कूल जब गेट एंट्री करता हूँ लग के स्लम्स है, एक ही चीज सोचता हूँ यार, 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर बच्चे पढ़ने आते हैं और बगल में स्लम है, बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो यही सोच के साथ मैंने फ्री स्कूल चालू किया था। तो कहीं ना कहीं समाज का जो समस्या मुझे देखा नहीं जाता, तो ऐसे कोई मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं से सब कुछ नहीं होता, लेकिन छोटे से कंट्रीब्यूशन में से जो हो पाए वो मैं करने के लिए प्रयास हमेशा करते रहता हूँ। वो एक प्रेरणा थी समाज काम में लगने की। यस सर। सर, आप एजुकेशनिस्ट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, पॉलिटिशियन, सोशल एंटरप्रेन्योर एंड एट द सेम टाइम सोशल वर्क के फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं।
आपने ऐसा कुछ कभी काम किया है जिसने लोगों के माइंडसेट में कुछ इफेक्ट डाला है या फिर कुछ इम्पैक्ट किया है? देखिए, एक चीज कोविड टाइम में जो काम किए हैं वाकई मैं जिंदगी भर उसको कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि कोविड एक ऐसी समस्या थी। मैं आज विकास इंस्टीट्यूशंस 20 साल में जो रेपुटेशन रिकग्निशन नहीं मिल पाया, वो कोविड समय में राज्य सारा स्टेट ने जानी, क्योंकि मैं नेशनल लॉकडाउन के समय मेरे पास ऐसे मैंने प्रयास किया गवर्नमेंट को हेल्प करने की। आपके खुद की कलाहांडी में जो कोविड हॉस्पिटल बनी थी नेशनल लॉकडाउन के समय में, मैं वहाँ आपकी डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर देन कलेक्टर थे पराग सर, उनके साथ मिलके वहाँ 15 दिन में आपको कोविड हॉस्पिटल में रेडी करके दिए वहाँ, क्योंकि सबके लिए नया थी, कुछ मालूम नहीं चल रहा था। तो मेरा छोटी सी एक्सपीरियंस थी 6 महीने की हॉस्पिटल चालू जो बरगढ़ तक चालू होके, तो मैंने वहाँ जो उपाय में से बरगढ़ में, कलाहांडी में, देवगढ़ में, संबलपुर में हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किए, वो एक पल कभी भूल नहीं पाएंगे। तो हमेशा कहा जाता है कि भगवान है, इसका एक उदाहरण भी मैंने कोविड में देखा, क्योंकि मुझे लगता था कि विकास हॉस्पिटल में 80 पेशेंट थे और 90 एम्प्लॉयज एफेक्ट हो गए थे हॉस्पिटल के। ये फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि आज मुझे होगा, कल मुझे होगा, लेकिन भगवान देखिए किसी न किसी को एक देते हैं प्लेटफॉर्म की, आदमी काम कर रहा है तो इसको कोविड नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसे 2 वेव खत्म हो गए, मुझे कभी कोविड नहीं हुआ। तो ये भगवान की इच्छा थी। तो कहीं ना कहीं एक कोविड सेवा जो है ये मुझे भी याद रहेगी और शायद बहुत लोग उसको याद भी करते हैं। वही एक चीज है। बाकी सोशल वेलफेयर स्कूल की बात करें, ये सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं हम लोग याद भी करते हैं। सबसे ज्यादा जो हम फ्री बच्चों को पढ़ाते हैं अपने विकास, और जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं और उनकी जब परिवार सेटल हो जाती है, जो गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं, आज कोई एम्स में पढ़ रहा है, कोई IIT में है, कोई आज आपके कलांडी का बच्चा सुधांशु पानी, उसको हम पिकअप किए थे। वो पिताजी ऑर्फन चाइल्ड था, माने माँ थे और गरीब बच्चा था कलांडी का। बरगढ़ में लेके आए उसको, यहाँ पढ़ाए, बहुत अच्छा पढ़ा, खेल कूद में अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था। आज वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG जो कि हाईएस्ट जो प्रोटेक्शन अपनी आर्मी में है उसमें है आज सुधांशु। तो वैसे लोग जो अपनी आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य उनके बदल जाए उस परिवार के, तो उन लोग याद करते हैं। वही सबसे ज्यादा एक सेटिस्फैक्शन एंड ऑफ द डे। डेफिनेटली सर। सर, लोगों की सेवा तो आप करते आ रहे हैं अलग अलग तरीके से। आपकी जो मुरली कृष्णा फाउंडेशन है उसकी नींव आपने किस मोटिव से रखा था? वही अभी इससे पहले वाला प्रश्न में इसका जवाब है, क्योंकि मैं ऐसे कभी कोई काम या फिर कोई रिकॉग्निशन के लिए कभी नहीं करता था। जैसे मैं अलायंस हॉस्पिटल का मैं चेयरमैन हूँ, अलायंस क्लब मेंबर हूँ, तो वहाँ 300 350 कैटरेक्ट सर्जरी होना, सोशल वेलफेयर स्कूल एक करना, या फिर हॉस्पिटल के माध्यम से फ्री हेल्थ कैंप्स करना, ये सब चीज जब हो रही थी तो ये फाइन मॉर्निंग जो विवेक जो मेरा बड़ा लड़का है, तो उसका मन में है, पापा आप इतना काम करते हैं, व्हाई कांट यू ब्रिंग इनटू वन फाउंडेशन का अम्ब्रेला में लेके आइए, तो ताकि इट्स गोइंग टू रियली ऐड वैल्यू टू इट। आप अभी अकेले कितने दिन करेंगे, क्योंकि अभी आज 200 बच्चे हैं, अगले आने वाले सालों में 1000 बच्चे होंगे। इट इज नॉट पॉसिबल ऑन इंडिविजुअल एफर्ट करना, तो लोगों को साथ जोड़ना चाहिए। उनका सोच के साथ सब काम को एक अम्ब्रेला के लेकर आए MKF के अंदर में, जो मुरली कृष्णा फाउंडेशन है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस फाउंडेशन पिछले 1.5 साल में जब से चालू हुई है, बहुत कुछ हम कर पाए हैं। और आज MKF एक नाम हो चुकी है बरगढ़ आसपास जिलों में। तो मुझे उम्मीद है कि इस फाउंडेशन के माध्यम से अपने अंचल के गरीब से गरीब लोग इससे और फायदा पाए, यही भगवान से प्रार्थना है। Yes, sir. Sir, this Murli Krishna Foundation provides education out of free of cost from class 1 to class 10th, that too in CBSE medium. Like आज के यूथ को इससे एक चीज की कि देखिए, हर कोई इतना लकी नहीं होता जैसे हम या फिर आप जैसे जो हैं, जो हम लोग एक प्राइवेट स्कूल में एफोर्ड कर पाते हैं। तो एक ही मकसद होना चाहिए कि जो हमसे बन पाए हम समाज के प्रति थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। MKF में जो फ्री स्कूल है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हम उन बच्चों को पिक करते हैं जो घर में कम से कम मिनिमम टीवी तक भी नहीं है, एक छोटा गैजेट भी नहीं है, एक चूल्हा भी नहीं है, एक
टाइम खाते एक टाइम नहीं खा पाते, इस प्रकार के लोगों को हम लोग चुन चुन के डिस्ट्रिक्ट जिले से लाते हैं और उनको स्कूल में पढ़ाते हैं। तो आज हर साल 70-75 बच्चे, 420 बच्चे हो चुके हैं। तो अगर मान लीजिए मेरा एक किसका प्रेरणा की है, मेरे पिताजी उस वक्त हम चारों भाई को पढ़ाने का अगर सोच नहीं आता तो आज हम लोग, क्योंकि मेरे जो दोस्त जो मेरे साथ जन्म हुए गांव में, आज गांव में वही खेती बहुत अच्छा कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। लेकिन हमारे पिताजी हमको पढ़ाया करके आज हमारे परिवार की तकदीर और हमारे साथ जुड़े हुए जो विकास, कृष्णा विकास में जुड़े हुए हजारों बच्चों का तकदीर और यहाँ काम करते हुए करीब करीब 7-8 हजार एम्प्लॉयज की तकदीर मेरे पिताजी एक छोटी सी सोच ने बदली। वैसे ही अगर मान लीजिए आज सोशल वेलफेयर फ्री स्कूल के माध्यम से मैं जिस बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये एक अगर इस बच्चा पढ़ के अगर आगे अच्छा कर ले तो इसकी बच्चों की जो आने वाली परिवार की, उस परिवार की पीढ़ी पर पीढ़ी के जो लोगों की तकदीर बदल जाएंगे। यस सर। बस यही है कि सबसे कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन बड़ा छोटा कुछ नहीं है। तो मैं अपील भी कर रहा हूँ, हमारे एम्प्लॉय सभी कृष्णा विकास ग्रुप के सभी एम्प्लॉयज की अपील भी किया हूँ, थैंकफुल टू देम। मैंने कहा अगर विकास से अगर आप 100 रुपया लेके जा रहे हैं तो 1 रुपया दीजिए उस स्कूल के लिए। तो मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, जो बच्चे जो फीस देते हैं विकास, कृष्णा विकास ग्रुप में आज के डेट में जो फीस आता है, जैसे आप लोग जैसे फीस देते हैं लाख रुपया, उसमें से मैं कोशिश करता हूँ कि 1000 रुपये में पहला वहां दे देता हूँ। तो ये मेरा एक इनिशिएटिव है, बट ये स्कूल में नहीं कहूंगा कि मैं अकेले चला रहा हूँ। कृष्णा विकास के साथ जुड़े हुए हर बच्चे का कंट्रीब्यूशन इसमें है। तो उसी जब ये बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक बच्चों का जीवन बदलने के लिए प्रयास में आपका भी हाथ है। तो ये है कि कहूंगा कि यंग मास को कि हम समाज के प्रति भी अपना एक ध्यान रखें, क्योंकि जब तक आस पड़ोस नहीं बढ़ेंगे हम कभी नहीं बढ़ पाएंगे। ये कहा जाता है कि देश अगर आगे आके अगर आज आर्थिक स्थिति में 5 नंबर में है, कल हम 3 नंबर में जाएंगे। 1 नंबर तभी हो पाएंगे जब आपके आस पड़ोस के लोग सही जिंदगी जी पाएंगे, तब जाके अपनी जिंदगी एक आराम होगी, अच्छी जिंदगी होगी। यही मेरा मैसेज है सबके लिए कि हम सबको लेके चलें जितना हो सके। बाकी तो हम पूरा किसी के तकदीर को बदल नहीं सकते, प्रयास जरूर कर सकते हैं। यस सर। सर, आपका फाउंडेशन आउट ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर ट्रीटमेंट और कैटरेक्ट सर्जरी जैसी चीजें भी प्रोवाइड करती है। इन सेवाओं के माध्यम से आप समाज में किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, और ये हम जैसे यूथ को किस प्रकार से इंस्पायर कर सकता है? ये हेल्थ कैंप हर सैटरडे फ्री करने का एक ही मकसद है। सबसे बड़ा चीज मैं मानता हूँ, हम राजनीति के बारे में बहुत चर्चा किया है इस वाणी में, और लोग 2 चीज को आज भारत में मिसट्रस्ट या फिर ट्रस्ट डेफिसिट है। एक है राजनीति, दूसरा है हेल्थ केयर। जैसे राजनेता को विश्वास हम नहीं करते, वैसे हॉस्पिटल को लोग विश्वास नहीं करते। एक आम एक ना माइंडसेट है लोगों का। तो ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटल बहुत बड़ी है, इस प्रकार के हॉस्पिटल कहीं भी पश्चिम उड़ीसा में नहीं है। और जब से हेल्थ कैंप हम लोग इस फाउंडेशन के माध्यम से चालू किए, इसका मकसद एक ही था कि भारत राज्य सरकार ने एक स्टेट्स की बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना लागू की थी आज से 2 साल पहले, और अभी जो है इस नई सरकार आने के बाद इसको गोपबंधु आयुष्मान योजना कर दी। इसके माध्यम से 5 लाख तक ट्रीटमेंट फ्री अवेलेबल हर पेशेंट हर परिवार इसे यूज कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का आकार देख के लोग डरते थे और उनको मालूम नहीं था कि कार्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में चलेगी। तो मैंने इनिशिएशन लिया, उड़ीसा में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हमारा हॉस्पिटल सबसे पहला हॉस्पिटल जो इनिशिएशन लिया। मैंने कहा कैंप किया गांव में जाके, कैंप में लोगों को कोई भी डायग्नोसिस हुआ, कोई बीमारी है तो उनको काउंसलिंग किए कि आपको पैसा नहीं लगेगा, आपके पास कार्ड है, आके ट्रीटमेंट कीजिए। और कहीं ना कहीं ये हेल्थ कैंप सिर्फ हेल्थ कैंप नहीं रहा, बहुत सारे जीवन बचा पाए, क्योंकि वैसे बहुत सारे मतलब बीमारियों के साथ लोग जूझ रहे थे। हॉस्पिटल आने में के लिए यार उनको मालूम नहीं था कि मेरा बीमारी है, या फिर मालूम के बाद ट्रीटमेंट होगा फ्री में मालूम नहीं था। तो ये हेल्थ कैंप के माध्यम से हजारों लोगों का ट्रीटमेंट हो पाया है। तो ये सिर्फ कैंप नहीं है, कैंप के माध्यम में लोगों को ट्रीटमेंट फ्री ट्रीटमेंट कार्ड के माध्यम से किए। तो ये कहीं ना कहीं अगर इसको अगर तुलना करें तो ये बहुत बड़ी इम्पैक्ट आज समाज में डाल पाई है फ्री हेल्थ कैंप्स। आज हॉस्पिटल में आज 85% लोग जो ट्रीटमेंट होते हैं वो सब कार्ड में ट्रीटमेंट होते हैं, फ्री ट्रीटमेंट उनको सरकार उनको रिएम्बर्स करती है। तो ये कहीं ना कहीं ये बदलाव और ये लोगों का अंदर सोच में परिवर्तन लाने का प्रयास इस हेल्थ कैंप ने किया है।
यस सर। सर आपने एक बहुत बड़ा सपना देखा था और वो सपना हम सभी देखते हैं। एज ए स्टूडेंट मैं भी बहुत सारे सपने देखती हूँ, पर सपनों पर भरोसा कैसे किया जाए? क्योंकि जब भी कोई सपना टूटता है तो वो इंसान भी टूट जाता है, लाइक सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, खुद पर भरोसा उठ जाता है। तो लेकिन एज ए लीडर जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे लगता है ऐसा कि आपने खुद के सपने को तो पूरा किया, अलॉन्ग विद दैट दूसरे के सपने को भी पूरा किया है। तो सर वो आत्मविश्वास, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में कहाँ से आता है? देखिए एक चीज कि मैं एक चीज मानता हूं कि एक विश्वास, बिलीव, सेल्फ बिलीव जो है ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कोई इंसान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, फिर सफल होने के लिए। आप पढ़ाई की बात करें, आगे जाके जीवन में कुछ करने की बात करें, सेल्फ बिलीफ, हाँ ये मेरे से हो सकता है। मैं ना एजुकेशनिस्ट था, ना मेरे परिवार में कोई एजुकेशनिस्ट थे, ना मैं कोई पीएचडी हूं, ना मैं कोई पोस्ट ग्रेजुएट हूं, लेकिन मेरा अंदर एक सेल्फ बिलीव था कि मैं एक अच्छा सा क्वालिटेटिव स्कूल जो रिक्वायर्ड है समाज के लिए मैं दे पाऊंगा, उसको लीड कर पाऊंगा, सेल्फ बिलीव। हॉस्पिटल जो है, ना कोई परिवार में डॉक्टर है, ना कोई आसपास रिलेशन में कोई डॉक्टर थे, पर एक ही विश्वास था कि एक छोटी सी शहर, बरगढ़ जैसे शहर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाना है। इसलिए चला पाऊंगा क्योंकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा तो अच्छे डॉक्टर में लेके आ पाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर थी। तो सेल्फ बिलीफ ये कहा जाता है, जिनका अंदर सेल्फ बिलीफ है, मान लीजिए आपका अंदर सेल्फ बिलीफ है, तो आपकी जो अंदर एक फर्टाइल सॉइल है, उसमें सोच जो भी आएगी, उस सोच जो है एक बीज बनेगी, बीज से पौधा होगी, पौधा पेड़ बनेगी, पेड़ फल देगी। सेल्फ बिलीफ नहीं है तो बंजर जमीन के समान है, वो जितने भी बीज उसमें डालो, ना पौधा होगी ना फल होगी। ये सबसे चीज याद रखना है। दूसरा, मैं यंग मास को ये अपील करूंगा आपके माध्यम से कि सोच हमेशा हम लोग बड़ा, मतलब सपना देखना जरूरी है, लेकिन सपने जब हम शेयर करते हैं पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स, आप अभी तो अभी एजुकेशन में हैं, जब आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को मैं अपील करना चाहूंगा, तो पेरेंट्स को कहते हैं, तो पेरेंट्स तो रोकते हैं। पेरेंट्स कहते हैं भैया इतना मत उतकना, तू कोई नौकरी वोकरी कर ले। और पेरेंट्स, जब मैं कभी बच्चों से बात करता हूँ, यंग यूथ से, वो बोलते हैं सर मेरा इच्छा तो था सर, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। ये एक बहाना है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सेल्फ बिलीफ उतना ताकत नहीं है, आप पिताजी को बहाना बना रहे हैं। आपके अंदर सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होगा। हर पिताजी थोड़ा केयरफुल होने के लिए बोलते हैं, माताजी, पेरेंट्स जो भी हैं, लेकिन सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग हो, पेरेंट्स को कन्विंस करने का बिलीफ आपका अंदर होना चाहिए। जब उनको कन्विंस करेंगे तो आप जिन्हें कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और जिनके अंदर हौसले हो वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। सेल्फ बिलीफ, पॉजिटिव थॉट और काम, हार्ड वर्किंग के साथ आगे बढ़े, जिंदगी में हर चीज संभव है, ऐसे कोई असंभव चीज नहीं है, ये मैं मानता हूँ। यस सर, डेफिनेटली। सर आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस which is spread across Odisha and Chhattisgarh, and in a recent announcement we also came to know that you are going to open a branch in Andhra Pradesh. सर जब आपने स्टार्ट किया था, शुरुआत में आपका विजन क्या था और अभी आने वाले दिनों में, लाइक फ्यूचर में आपका विजन और क्या है? हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहला विजन ये था, मकसद था कि पश्चिम उड़ीसा, बरगढ़ में क्वालिटेटिव एजुकेशन देना, जो भुवनेश्वर में है, रायपुर में है, विशाखापट्टनम में है, बरगढ़ में क्यों नहीं, हम करना चाहिए, ये था। जब बरगढ़ में सेटल हुए, लगा कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसको स्टेट लेवल में लेके जाना चाहिए, इसलिए भुवनेश्वर से चालू किए, संबलपुर किए, और उसके बाद हम कलाहांडी हम किए हैं। जब कलाहांडी में आता है तो मैं ओडिया में बोलूंगा। कलाहांडी होचे मोर सबुठारु अति प्रिय जगह, जे जगह मोर जीवन आरंभ करी, और मोर माने मोर 700 टका नौकरी करी, 1000 टका नौकरी जेते 300 टका बेसी पाइली बेले मो कलाहांडी पलि आइसथिली। और कलाहांडी होचे मोर प्रत्येक गाँ बुली जे डिस्ट्रिक्ट रे, और मोर जीवन आज मुई जगह रे अच्छे इतरे कलाहांडी मते बहुत किछि सिखै छे। मैट माँ माने पेशेंट को माँ कर मैट रे जेन गोटे महक अच्छे, से महक आज मते मनुष्य करी, तो से कलाहांडी रे करलु। जितेले गोटे ना हला तो आज मोर गोटे माइक्रो मैनेजमेंट रे मते दूर नहीं के आली, तो आज कृष्णा विकास हला परे मोर संगे विवेक जुड़ी ही छे। तो विवेक रे गोटे इच्छा अच्छे एटा के मोर पैन इंडिया नेशनल ब्रांड बनामी, आ मैं आशा करूछे कि से तार उद्यम जेंटा से करूछे, मुई
बापा मते केबे मना नहीं करी ता बोली आज जगह के आसी छे मैं बापा तो नहीं थई जेते मैं काम आरंभ कली मना मोर बरदा मते मना करले ना मोर माँ मते मना करले तो मोर पाके हक नै न मोर छुआ के मुई मना करवार लगी तार इच्छा तार कहू कि एते बड़ प्लेटफॉर्म फाउंडेशन अपन ले करिछन ई फाउंडेशन के मुई गोटे नेशनल ब्रांड पैन इंडिया ब्रांड बनामी बोली से लागी छे एत लगे आंध्र प्रदेश आरंभ होई छे छत्तीसगढ़ रो छे आशा करू छे कि आज जी आमर अंचल रो पिला माने आज बहुत अनेक जगह रे सफल होई गछन मैं आशा करू छे जे पैन इंडिया जेतले हेबा निश्चय आमर ई अनुष्ठान माध्यम रे छाने बहुत भल करबे और निश्चय गोटे रिकॉग्निशन समस्त को दरकार से एजुकेशन अनुष्ठान में मिलवा एटा आशा करू छे यस सर विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भवानीपटना को अपने ग्रेजुअल स्टेप्स में धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा है आप इसे फ्यूचर में और कहाँ देखते हैं और आपको क्या लगता है सर कलाहांडी के मास पॉपुलेशन को लाइक बदलने की क्षमता में कितना कंट्रीब्यूशन देता है ये देखो कलाहांडी कथा उठले मुई तो हिंदी को है नहीं इंग्लिश को है नहीं खाली ओडिया रे कहमी Yes, sir. कलाहांडी गोटे अंता गोटे जगाटे 1992 मासे प्रथम तालीम मु कलाहांडी जाइथिली आउ सेते बेले आज एजुकेशन रे माने पछुआ जिला बोली कहा जाउथला स्टारवेशन लगी विश्व रे न्यूज रे थिला मुझे 92 वर्ष रो कथा कहूचे 92 साल रो कथा किंतु सेन जगह रो अपन को धर्मगढ़ अंचल रो कि विभिन्न भवानीपटना अंचल रो एजुकेशन प्रति लोकों को रुचि थिला माने एजुकेशन महत्व के बुझुथिले बहुत लोग भल भल ऑफिसर है कि से समय रे राज्य सारा रे सबआडे फैली की थिले तो कहीं न कि एजुकेशन रो महत्व जते कलाहांडी बुझी छे बोधे हेतकी पश्चिम ओडिशा केनसी जिल्ला नै बुझी तो मैं गर्व संगे कहनी आ किंतु जेहेतु गोटे इंटीरियर जगह केनसी लोग ध्यान नहीं दउथई और जेते मते जीवन से जगह रे मते जीवन मिली छे मोर बहुत इच्छा थिला कि हम गोटे स्कूल टे करबार लगी और आज विकास भवानीपटना जेन प्रकार स्कूल और कॉलेजेस नहीं के करू छे मैं निश्चय को आशा विश्वास अच्छे जेन क्वालिटी एजुकेशन विकास दउछे से विकास क्वालिटी एजुकेशन रे बहुत गुडे अनेक एमती मेधावी छुआ अच्छा कलाहांडी रे जे कि आके जे बहुत भल करबे एटाई मोर माने गोटे कामना है तार संगे गोटे आर्थिक व्यवस्था रे भी कलाहांडी जिल्लार आर्थिक व्यवस्था रे विकास बहुत बड़ भूमिका आके नहीं के आगे जाई के देख मुए माने से करबा से मुए जल जल मते दिसु छे मो शुभकामना अपन समस्त को कि मोर जेन स्वप्न जेन के गोटे सुवर्ण कलाहांडी रे कहीं ना कहीं विकास रे बहुत बड़ भूमिका रहबा आके जाई के Yes, sir. Sir, you have mentioned several times at our annual functions that आपने अपना career as a tractor company dealer in Bhawanipatna start किया था, and like from that you have come a very long way, and moving into the fields of education, health, and now social service. Our young management members of Bhawanipatna and we students take you as a very big role model in our life. And so, could you give us some advice that could motivate us to achieve success in our lives? And आप इस context में हमारे viewers से भी कुछ share करना चाहें sir, please. The one thing I think I always said that Kalandi has a lot of ample opportunities for the years to come, and it's about people. I appeal through you that please hold on to your golden soil that is Kalamati जेंटा मैं कहूँ जो Kalandi टा एम्पल अपॉर्चुनिटी अच्छे मैं यंग यूथ मास को अनुरोध करू छे कि आप माने कि जीवन रे कि सफल हैला पोरे काना आमे हमर अंचल रे थाई करी करि पारमा कलाहांडी रे नेचुरल रिसोर्सेस अच्छे बहुत गुडे जिंस अच्छे Yes. नहीं करी हमर अंचल आमे केनसीआर के बाहर के जेकरी आमे कंट्रीब्यूट कर अपेक्षा निजे जगह रे जेकरी कंट्रीब्यूट करू आ मुई जदी 2 बरस बरगड जेकरी से थाई करी मोर गुडे वीकनेस आइछे कहीं ना कहीं हेटाई मते प्रेरणा देइथिला कलाहांडी रे विकास आरंभ करबार लगी और से मुई से जन्म ना है कि जदी मोर एते लगाव छे आप मा से जगह जन्म हिचन विकास है से कंट्रीब्यूट करू छे और श्याम राम विजया पद्मनी समस्त मिसिक बहुत भल से जगह रे माने बहुत डेडिकेटेडली काम करू छन मैं चाहमी कि आप मा समस्त मिसिक कलाहांडी की कंट्रीब्यूट करूं कलाहांडी के जेन दिन कलाहांडी लीडिंग डिस्ट्रिक्ट हे जिबा से दिन आमे गर्व रे कहमा कि हमर एटा कंट्रीब्यूशन है एटाई मोर अपील है मास मान को बाहर के न जाऊन बाहर किछि न न निज जगह जेंडा जे बाहर कहीं न
यस सर, डेफिनेटली। सर, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर मैं पर्सनली जानना चाहूंगी कि जब आपने इस इंस्टीट्यूशन का शुरुआत किया था, तो डेफिनेटली लाइक एक रिस्क था, लाइक अगर आप सोचे होंगे कि व्हाट इफ इट डजंट टर्न आउट व्हाट आई इमेजिन्ड इट टू बी, तो लेकिन फिर भी आपने शुरू किया, आप में वो मेंटल स्ट्रेंथ इतना कहाँ से आया सर? एक चीज है सरस्वती कि मैं एक चीज मानता हूँ कि ऐसे कभी थॉट नहीं आया कि नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। बस इतना है, मैं रिस्क जरूर लिया हूँ, एक कैलकुलेटेड रिस्क जरूर ले रहा था, हमेशा लिया करता था। मेरा रिस्क को कुछ लोग कमेंट भी करते थे कि आदमी डुबाएगा, लेकिन मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ एकदम सही कर रहा हूँ, ये मेरा अंदर था। बट नेगेटिविटी नहीं हो पाएगा ये कभी नहीं था। तो मैं आपसे अपील भी करूंगा यंग मास से कि प्लीज आप लोग हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, जो भी करेंगे कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। बस इतना है, जो हम काम करते हैं ये कोई बेफालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। अपनी संस्था के लिए, जो भी भलाई के लिए, संस्था ग्रोथ के लिए हम जो भी करें वो आपको रिटर्न देगी। और कुछ लोग क्या करते हैं ना, बहक जाते हैं। अगर मैं आपको आप लास्ट में थोड़ा बहुत बिजनेस मैंने एक मंत्रा का भी क्वेश्चन है ये, तो इसके माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक चीज है कि हमेशा जो है अपॉर्चुनिटीज जो है सोशल प्रॉब्लम्स में होती है। समाज में जो भी प्रॉब्लम्स हो, एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ो और उसमें एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके काम करना चाहिए। उसमें जो भी पैसा हम लगाएंगे वो पैसा आपका नहीं है, आप उस पैसे का कस्टडियन हो। क्या करते हैं कुछ लोग, बहक जाते हैं उस पैसा से, कुछ लोग ऐसे आराम करने लगते हैं, घर खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं। उनको लगता है कि भैया ये मेरा पैसा, आपका पैसा नहीं है ये पैसा आपको विश्वास करके आपकी संस्था में, आपके व्यापार में लगाए हुए लोगों का पैसा है। उस पैसा को आप, हाँ, एक सैलरी के माध्यम से जो आपको बनता है उतना ले सकते हो, उससे ज्यादा लेने का हक आपके पास नहीं है। ये मंत्र मानोगे तो मुझे लगता है कोई बिजनेस कभी कोई फेल होगा और इसमें सब जरूर सफल हो पाएंगे। Yes, sir. So as we draw this episode to a close, I wholeheartedly thank you, sir, for your divine presence. We have traversed a landscape rich with insights and perspectives. The convergence of ideas we have explored with you today not only broadens our understanding but also deepens our appreciation for your complexities at hand. Your pursuit of knowledge is a journey without end, sir, and every discourse is a stepping stone to greater enlightenment. And to the viewers, thank you for joining us on this intellectual odyssey and stay tuned for much inspiring conversations. I would like to thank you again so much, sir. And to the viewers, please like, share, and subscribe to this channel for more further updates. Thank you so much, Saraswati, and namaskar to all the viewers. All the best in the future endeavors. Thank you, sir. Thank you.